नमस्कार। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें भारत के भूगोल की एक विस्तृत यात्रा पर ले जा रहे हैं। बिल्कुल। हम समझेंगे कि भारत दुनिया के नक्शे पर कहाँ है, इसका फैलाव कितना है और वो कौन सी काल्पनिक रेखाएं हैं जो इसके मौसम और समय को प्रभावित करती हैं और इसकी सीमाएं कहाँ तक फैली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की भौगोलिक पहचान से। मतलब ये दिखता कैसा है और स्थित कहाँ है? बिल्कुल। देखिए, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध। हाँ, और अगर पूर्व पश्चिम के हिसाब से देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध में आता है। ठीक है। ये दक्षिणी एशिया के, आप कह सकती हैं कि लगभग केंद्र में स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और इसकी जो रूपरेखा है उसे अक्सर लगभग चतुष्कोणीय कहा जाता है। चतुष्कोणीय मतलब चार कोनों जैसा? हाँ बिल्कुल, एक तरह से क्वाड्रिलेटरल शेप। और प्रशासनिक तौर पर देखें तो आज की तारीख में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। आकार की बात करें तो भारत काफी विशाल है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। हाँ, 32,27,263 वर्ग किलोमीटर, सही। ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है, पर दुनिया की कुल जमीन का ये करीब 2.42% ही है। हाँ, ये दिलचस्प है। सिर्फ 2.42% जमीन पर हम हैं, लेकिन इसी 2.42% में ही दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई समाई हुई है। 7वीं सबसे बड़ी? अच्छा जी। क्षेत्रफल के हिसाब से सिर्फ रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया ही भारत से बड़े हैं। समझ गया। अच्छा, अब इसके फैलाव को समझते हैं। मतलब उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कितना फैला है? हाँ, ये जानना जरूरी है। अगर हम भारत की मुख्य भूमि मतलब मेनलैंड को देखें तो दक्षिण में कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में है और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। हाँ। वहां से लेकर ये उत्तर में इंद्राकोल तक फैला है, जो अब लद्दाख में है। इंद्राकोल? हाँ, और वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। 37 डिग्री 6 नॉर्थ। तो ये उत्तर दक्षिण की कुल लंबाई करीब 3214 किलोमीटर हो जाती है। 3214 किलोमीटर, काफी लंबा है। और ये अक्षांश रेखाएं ये वो हैं जो भूमध्य रेखा से दूरी बताती हैं, सही ना? एकदम सही। किसी जगह की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में कोणीय दूरी। और अगर हम भारत के द्वीपों को भी गिन लें तो मतलब अंडमान निकोबार वगैरह, सबसे दक्षिणी छोर कहाँ माना जाएगा फिर? तब हमें और दक्षिण में जाना होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। वहां ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। जी, ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हुआ। जी। हालांकि 2004 की सुनामी में ये काफी हद तक पानी में डूब गया था, पर भौगोलिक तौर पर यही हमारा दक्षिणतम छोर है। अच्छा, और पूर्व पश्चिम का विस्तार? वो कितना है? पूर्व पश्चिम में भारत गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है गुहर मोती। गुहर मोती गुजरात में? हाँ, वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। वहां से लेकर अरुणाचल प्रदेश में किबिथु तक। किबिथु, अरुणाचल। बिल्कुल, वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट। जी हाँ, और देशांतर रेखाएं वो होती हैं जो ग्रीनविच रेखा से पूर्व या पश्चिम की दूरी बताती हैं। ठीक, और ये दूरी कितनी है पूर्व से पश्चिम? ये दूरी लगभग 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर। इसका सीधा असर पड़ता है समय पर। और भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? लगभग 30 डिग्री। हाँ, तो 30 डिग्री को 4 मिनट से गुणा कीजिए। 30 गुणा 4, 120 मिनट, यानी पूरे 2 घंटे का फर्क। ठीक समझे, पूरे 2 घंटे का अंतर आ जाता है भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी छोर के स्थानीय समय में। 2 घंटे? बाप रे। यानी जब अरुणाचल प्रदेश में किबुथु में सूरज उग रहा होता होगा, हाँ, तब गुजरात में गुहर मोती में तब भी रात जैसा ही माहौल होगा, मतलब अंधेरा। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे जो उजाला होता है, वैसा उजाला गुजरात में सुबह 8 बजे के आसपास होता है। ओह! इसी मुश्किल से बचने के लिए ही और पूरे देश में एक रूपता लाने के लिए हमने एक मानक समय अपनाया है। हाँ, भारतीय मानक समय, IST जिसे कहते हैं। जी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसके लिए 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को चुना गया। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर? हाँ, इस रेखा पर जो स्थानीय समय होता है वही पूरे भारत का मानक समय माना जाता है।
और ये दुनिया के मानक समय मतलब जीएमटी या यूटीसी से कितना आगे है? ये ग्रीनविच मीन टाइम GMT या अब जिसे यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड UTC कहते हैं, उससे ठीक 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे, अच्छा। और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है? क्या ये किसी बड़े शहर से होकर जाती है? ये रेखा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, इलाहाबाद के पास मिर्जापुर शहर से होकर गुजरती है। कुछ पुराने स्रोतों में नैनी का भी जिक्र मिलता है, जो प्रयागराज के करीब ही है। मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश? हाँ। और क्या ये सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही गुजरती है? नहीं, ये भारत के कुल 5 राज्यों से होकर निकलती है। 5 राज्य? कौन-कौन से? उत्तर से दक्षिण क्रम में देखें तो उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और आखिर में आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। इन काल्पनिक रेखाओं में एक और बहुत महत्वपूर्ण रेखा है जिसकी बात हमें करनी चाहिए, कर्क रेखा। हाँ, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जी, ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है। 23.5 डिग्री नॉर्थ। हाँ, और इसकी खास बात यह है कि ये भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। बिल्कुल बीच से? हाँ, करीब करीब। ये देश को आप कह सकती हैं कि 2 हिस्सों में बांटती है। एक उत्तरी भाग जो उपोष्ण कटिबंध में आता है और दक्षिणी भाग जो उष्ण कटिबंध में। अच्छा, तो इसका मतलब जलवायु पर इसका सीधा असर पड़ता होगा? बिल्कुल। कर्क रेखा के उत्तर का मौसम और दक्षिण का मौसम, इसमें फर्क होता है। दक्षिण ज्यादा गर्म और नम रहता है आमतौर पर। और ये रेखा भारत के किन राज्यों से होकर जाती है? आपने बताया था मानक समय रेखा 5 राज्यों से जाती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से? कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य? हाँ। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलें तो क्रम ये है: गुजरात, फिर राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश का बड़ा हिस्सा, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आखिर में मिजोरम। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य। जी। मध्य प्रदेश में तो ये काफी अंदर तक जाती है। वहाँ के शायद 14 जिलों से गुजरती है। अच्छा। जैसे कौन से शहर इसके पास पड़ते हैं इन राज्यों में? जैसे गुजरात में जसदान, राजस्थान में कालिंजर, मध्य प्रदेश में शाजापुर, उज्जैन, भोपाल के पास से जबलपुर, शहडोल, छत्तीसगढ़ में सोनाहट, झारखंड में लोहरदगा, पश्चिम बंगाल में कृष्णनगर, त्रिपुरा में उदयपुर और मिजोरम में चंपाई। ये कुछ उदाहरण है। आपने पहले जिक्र किया था कि छत्तीसगढ़ में मानक समय रेखा 22.5 डिग्री E और कर्क रेखा 23.5 डिग्री N एक दूसरे को काटती हैं। हाँ, ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, ये यूनिक ज्योग्राफिकल पॉइंट है इंडिया का। कहाँ पर काटती हैं ये दोनों महत्वपूर्ण रेखा हैं, छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती हैं। अब शायद वो जिला पुनर्गठन के बाद मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले का हिस्सा हो गया है, पर जगह वही है। दिलचस्प। राजधानियों में अगर देखें तो झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। रांची, हाँ। अगर हम सिर्फ शहर की बात करें तो त्रिपुरा का जो उदयपुर शहर है, हाँ, त्रिपुरा वाला उदयपुर, हाँ, वो कर्क रेखा के और भी ज्यादा करीब है। रांची से भी ज्यादा नजदीक माना जाता है। अच्छा, तो सबसे नजदीकी शहर हुआ त्रिपुरा का उदयपुर, और सबसे दूर कौन सी राजधानी है कर्क रेखा से? कर्क रेखा से सबसे ज्यादा दूरी पर अगर कोई भारतीय राजधानी है तो वो है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। हाँ, ये लगभग 350 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है दक्षिण की तरफ। अब जरा भारत की सीमाओं की बात करते हैं। चलिए। पहले जमीनी सरहदों को देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा काफी लंबी है ना? हाँ, बहुत लंबी है। अलग अलग स्रोतों में थोड़ा बहुत अंतर मिल सकता है, पर ये करीब 15,100 से 15,200 किलोमीटर के बीच मानी जाती है। 15,000 किलोमीटर से ज्यादा? जी, और ये सीमाएं हमें कई पड़ोसी देशों से जोड़ती हैं। और इन सीमाओं पर कुछ ऐतिहासिक रेखाएं भी हैं जिनके नाम हम सुनते हैं, जैसे रैडक्लिफ रेखा। बिल्कुल। सर सिरिल रैडक्लिफ ने 1947 में भारत के विभाजन के समय ये रेखा खींची थी। आज ये भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश, जो तब पूर्वी पाकिस्तान था, के बीच सीमा का आधार है। ठीक है। और चीन के साथ? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। ये 1914 के शिमला समझौते में तय हुई थी, पर चीन इसे पूरी तरह से, खासकर अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में, मान्यता नहीं देता।
और एक ड्यूरेंट रेखा भी है। हाँ, ड्यूरेंट रेखा मुख्य रूप से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। 1893 में खींची गई थी। तो ये भारत के लिए कैसे प्रासंगिक है? इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा, लगभग 106 किलोमीटर का, उस क्षेत्र से लगता है जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर POK कहते हैं। मतलब कश्मीर का वो हिस्सा जो अभी पाकिस्तान के नियंत्रण में है। सीमा के कुछ हिस्सों को, खासकर जहां बाड़ लगी है या पिलर है, उसे स्थानीय तौर पर या बोलचाल में जीरो लाइन कह दिया जाता है। किस पड़ोसी देश के साथ हमारी सीमा सबसे लंबी है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश? पाकिस्तान या चीन नहीं? नहीं, बांग्लादेश। ये करीब 4096.7 किलोमीटर लंबी है। इसका कारण है कि सीमा बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। अच्छा, और कौन से राज्य लगते हैं बांग्लादेश सीमा पर? इस सीमा पर हमारे 5 राज्य हैं: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर चीन है। चीन के साथ हमारी सीमा लगभग 3488 किलोमीटर लंबी है। इस पर कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? इस पर पश्चिम से पूर्व देखें तो लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक। और पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा करीब 3323 किलोमीटर लंबी है। इस पर कौन से राज्य यूटीज हैं? इस पर गुजरात, राजस्थान, पंजाब और अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख स्थित हैं। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है, जैसा मैंने बताया, सिर्फ 106 किलोमीटर, और ये लद्दाख के POK वाले हिस्से से ही लगती है। तो बांग्लादेश सबसे लंबी, अफगानिस्तान सबसे छोटी। इनके अलावा नेपाल, भूटान और म्यांमार भी हमारे पड़ोसी हैं। जी हाँ, उनके साथ भी हमारी महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। ये तो हुई जमीन की बात। लेकिन भारत का एक बड़ा हिस्सा तो समुद्र से भी घिरा है। हाँ। प्रायद्वीप है हमारा देश। हाँ। तो हमारी तटरेखा कितनी लंबी है? हाँ, भारत की तटरेखा भी बहुत विशाल है। अगर हम मुख्य भूमि यानी मेनलैंड और हमारे द्वीप समूहों अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों को मिला दें, हाँ, दोनों को मिला के, तो कुल तटरेखा की लंबाई होती है 7516.6 किलोमीटर। 7500 किलोमीटर से ज्यादा? जी। इसमें से अगर सिर्फ मुख्य भूमि की तटरेखा देखें, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, तो वो लगभग 6100 किलोमीटर है। और बाकी द्वीपों की हुई? हाँ, बाकी करीब 2094 किलोमीटर द्वीपों की तटरेखा है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है? अगर हम ओवरऑल देखें, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलाकर, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा सबसे लंबी है, करीब 1962 किलोमीटर। ओहो, द्वीपों की वजह से? हाँ, और अगर सिर्फ राज्यों की बात करें तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, करीब 1214 किलोमीटर। गुजरात, ठीक है। और सबसे छोटी तटरेखा? सबसे छोटी तटरेखा वाले राज्यों में अक्सर गोवा का नाम आता है, और केंद्र शासित प्रदेशों में दमन और दीव, जो अब दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का हिस्सा है, कि तटरेखा काफी छोटी है, लगभग 42.5 किलोमीटर। अच्छा, अब समुद्र में भी तो हमारी कुछ सीमाएं और अधिकार क्षेत्र होते होंगे, जैसे हम सुनते हैं टेरिटोरियल वाटर्स, EEZ वगैरह। ये क्या चीजें हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्र पर राष्ट्रों के अधिकार और जिम्मेदारियां तय करने के लिए 1982 में संयुक्त राष्ट्र की एक संधि हुई थी, जिसे UNCLOS कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। UNCLOS 1982। जी, ये संधि समुद्री क्षेत्रों को अलग अलग जोन में बांटती है, जो तट से दूरी के आधार पर तय होते हैं, और दूरी नापने के लिए नॉटिकल मील का इस्तेमाल होता है। नॉटिकल मील? जी। ये किलोमीटर से अलग है? हाँ, 1 नॉटिकल मील लगभग 1.852 किलोमीटर। 40 नॉटिकल मील। यहाँ क्या अधिकार होते हैं? यहाँ भारत को अपने सीमा शुल्क, वित्तीय, आप्रवासन, इमिग्रेशन और स्वच्छता संबंधी कानूनों को लागू करने, और अगर कोई इनका उल्लंघन 12 नॉटिकल मील के अंदर करके भाग रहा हो तो उसे रोकने या सजा देने का अधिकार होता है। ये एक तरह का बफर जोन है अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए। संभल गया। और इसके बाद आता है वो जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, EEZ। सही पकड़ा। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील यानी लगभग 370.4 किलोमीटर तक का विशाल क्षेत्र होता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। अब कुछ और खास भौगोलिक बिंदुओं पर आते हैं।
भारत का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? भारत का दावा किया गया उच्चतम बिंदु है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट के बाद। K2। हाँ, पर यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये चोटी काराकोरम रेंज में स्थित है और वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर POK में आती है। अच्छा, तो ये POK में है? जी, अगर हम भारत के निर्विवादित नियंत्रण वाले क्षेत्र की बात करें, मतलब जिस पर कोई विवाद नहीं है, तो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा। हाँ, ये सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है और ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो टेक्निकली K2 है, पर अनडिस्प्यूटेड कंचनजंगा है। ठीक है, और सबसे निचला बिंदु? तो ये तो काफी अनोखा है। मैंने पढ़ा था कि केरल में है और समुद्र तल से भी नीचे है। हाँ, ये वाकई बहुत खास जगह है। ये केरल का कुटनाड क्षेत्र है। कुटनाड? हाँ, ये अलापुझा, कोट्टायम और पथनमथिट्टा जिलों में फैला हुआ है। ये क्षेत्र अपनी अनूठी कृषि प्रणाली के लिए मशहूर है। यहाँ जमीन समुद्र तल से भी नीचे है, कहीं-कहीं तो 2 मीटर तक नीचे। समुद्र तल से 2 मीटर नीचे? जी हाँ, इसीलिए इसे केरल का चावल का कटोरा भी कहते हैं। ये दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से जहाँ समुद्र तल से नीचे सफलतापूर्वक खेती होती है, खासकर धान की खेती। कमाल है। मतलब पानी के बीच में या पानी को नियंत्रित करके खेती करते होंगे? बिल्कुल, यहाँ बांध बनाकर पानी निकालकर खेती की जाती है। ये पानी के साथ जीने और खेती करने की इंसानी सरलता का एक अद्भुत उदाहरण है। वाकई अद्भुत। अच्छा, पानी की बात चल रही है तो भारत और श्रीलंका के बीच जो पाक जल संधि है उसका भी जिक्र कर लेते हैं। ये क्या है? हाँ, पाक जल संधि या पाल्क स्ट्रेट, ये एक संकरा सा समुद्री रास्ता है जो भारत के तमिलनाडु राज्य को श्रीलंका के उत्तरी प्रांत से अलग करता है। ठीक है। ये असल में उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी का जो हिस्सा है, जिसे पाक खाड़ी, पाल्क बे कहते हैं, उसको दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। अच्छा, ये पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार को जोड़ता है? जी, और वो जो प्रसिद्ध राम सेतु या जिसे अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज कहते हैं, वो भी यहीं कहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। राम सेतु चूना पत्थर के उथले शोलों की एक श्रृंखला है, मतलब एक तरह का प्राकृतिक पुल जैसा है। कहाँ से कहाँ तक है ये? ये भारत के पंबन द्वीप, जिसे रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं, उसके दक्षिण पूर्वी तट से धनुषकोडी के पास से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप के उत्तर पश्चिमी तट तक जाती है। अच्छा। ये संरचना पाक जल संधि के दक्षिणी भाग में स्थित है और भौगोलिक रूप से पाक खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से अलग भी करती है। समझ गया। तो आज हमने भारत के भूगोल के कई अहम पहलुओं को छुआ। दुनिया में इसकी स्थिति कहाँ है, इसका विशाल आकार और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फैलाव, कैसे देशांतर रेखा से हमारा मानक समय तय होता है और कैसे कर्क रेखा मौसम पर असर डालती है। हाँ, और फिर हमने अपनी लंबी जमीनी सरहदों और समुद्री सरहदों की बात की और समुद्र में हमारे क्या अधिकार क्षेत्र हैं, ये भी समझा। बिल्कुल, और साथ ही कुछ सबसे ऊंचे और अनोखे सबसे निचले स्थानों का भी जिक्र किया, K2, कंचनजंगा और कुट्टानाड। उम्मीद है इस चर्चा से भारत की एक भौगोलिक तस्वीर श्रोताओं के मन में और स्पष्ट हुई होगी। हाँ, और सोचते रहने के लिए एक विचार ये हो सकता है कि हमने देखा कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना ज्यादा है, करीब 30 डिग्री का। इससे सूर्योदय में 2 घंटे का फर्क आता है, देश लगभग 2 जलवायु कटिबंधों में बढ़ जाता है। तो ये जो भौगोलिक विविधता है, हाँ, ये सिर्फ समय और जलवायु को ही नहीं, बल्कि शायद भारत की मिट्टी, नदियों, वनस्पतियों, वन्य जीवों और यहाँ तक कि अलग-अलग क्षेत्रों की जो जीवन शैली है, जो संस्कृतियां हैं, उनको भी कितनी गहराई से प्रभावित करती होगी। सही कहा। मतलब भूगोल कैसे इतिहास और संस्कृति को आकार देता है। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ। नमस्कार।